Node.js फास्ट क्यों है? एक ही थ्रेड पर काम करने के बाद भी ये थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर लेता है और बिना ब्लॉक हुए सर्वर स्मूथ कैसे चलता रहता है? यही सब समझने के लिए हमें देखना होगा Node.js आर्किटेक्चर। Node.js के सेंटर में होता है इवेंट लूप, जो एसिंक्रोनस टास्क को बैकग्राउंड में स्मूथली मैनेज करता है। साथ ही होता है थ्रेड पूल, जहाँ हैवी टास्क जैसे कि फाइल रीडिंग या फिर क्रिप्टो क्वाइटली हैंडल किए जाते हैं। और सबसे बड़ी गेम चेंजर चीज है नॉन ब्लॉकिंग आईओ, जिससे Node.js एक रिक्वेस्ट की वेट नहीं करता बल्कि बाकी काम पैरेलल में प्रोसेस करता रहता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये तीन चीजें Node.js को स्केलेबल, सुपर फास्ट एंड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन बनाने में परफेक्ट बनाती हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Node.js आर्किटेक्चर के बारे में कि इवेंट लूप क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं और नॉन ब्लॉकिंग आईओ क्या है। Node.js is known for being single threaded, event driven and non blocking. Node.js इन तीन चीज़ों के लिए मेनली जानी जाती है, लेकिन what does it actually mean? लेकिन इन सबका मतलब क्या है? To understand Node properly, you must understand its internal architecture. हमें इन सबको समझने के लिए Node के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि Node.js आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। Node.js इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ टू मेजर पीसेस। सबसे पहला तो V8 इंजन, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो कि एग्जीक्यूट करता है हमारे जावास्क्रिप्ट की कोड को। और सेकंड जो है वो livuv लाइब्रेरी, जो कि C++ लाइब्रेरी है, C++ लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि हमें देती है इवेंट लूप, थ्रेड पूल, एसिंक आईओ, टाइमर्स एंड नेटवर्किंग। Together they make Node.js fast, scalable and efficient. ये दोनों मीन्स V8 इंजन एंड livuv लाइब्रेरी मिलकर Node.js को फास्ट, स्केलेबल एंड एफिशिएंट बनाते हैं। Node.js इज सिंगल थ्रेडेड बट ऑल्सो मल्टी थ्रेडेड। आपने कई बार सुना होगा कि Node.js जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन ये साथ ही साथ मल्टी थ्रेडेड भी है। कैसे? जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो रन करता है ऑन वन मेन थ्रेड, जो कि इवेंट लूप थ्रेड होता है, और जो हैवी टास्क होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं livuv थ्रेड पूल के द्वारा। एग्जाम्पल फाइल सिस्टम, क्रिप्टो, डीएनएस। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो भी आपका नॉर्मल कोड होता है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपने कोई फंक्शन बनाया, तो ये सारे जो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है वो मेन थ्रेड के द्वारा, जो कि इवेंट लूप होता है, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कोई आप जावास्क्रिप्ट में हैवी टास्क कर रहे हैं, मान लो कोई फाइल को रीड कर रहे हैं, क्रिप्टो पैकेज का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैवी टास्क होते हैं वो livuv लाइब्रेरी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। livuv लाइब्रेरी में थ्रेड पूल होते हैं। ये सारे जो थ्रेड पूल हैं वो इन सारे हैवी टास्क को परफॉर्म करते हैं बैकग्राउंड में। सो नोड लुक्स सिंगल थ्रेडेड टू द डेवलपर। जो नोड है वो डेवलपर को सिंगल थ्रेडेड दिखाई देती है, बट इंटरनली यूजेस मल्टीपल थ्रेड्स फॉर हैवी ऑपरेशन। लेकिन इंटरनली मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट लूप क्या होता है। द इवेंट लूप इज द हार्ट ऑफ Node.js। जो इवेंट लूप है वो Node.js का हार्ट होता है। इट डिसाइड व्हाट कोड रन्स नेक्स्ट। ये डिसाइड करता है कि कौन सा कोड अगली बार रन होगा। Node.js यूजेस एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग मॉडल। जो Node.js है वो एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट या फिर यूज करता है, जहाँ JS रन्स ऑन मेन थ्रेड। जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमारे एक मेन थ्रेड, जिसको इवेंट लूप भी कहते हैं, उस पर रन करता है। स्लो टास्क आर ऑफलोडेड टू livuv। जो भी स्लो टास्क होते हैं वो livuv लाइब्रेरी को दे दिए जाते हैं। और व्हेन टास्क फिनिश, कॉल बैक रिटर्न टू द इवेंट लूप। और जैसे ही कोई भी हैवी टास्क जो भी परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम का यूज़ करके हम कोई भी फाइल को रीड कर रहे हैं, तो उसका जो कॉल बैक हमने दिया होता है वो कॉल बैक दोबारा से इवेंट लूप को दे दिया जाता है उसको रन करने के लिए। समझते हैं कि इवेंट लूप के फेसेस क्या होते हैं। द इवेंट लूप है सेवरल फेसेस, जैसे कि टाइमर, पेंडिंग कॉलबैक्स। पेंडिंग कॉलबैक्स यहाँ पर जो है वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट हमारे मशीन के द्वारा दिए जाते हैं। आइडल और प्रिपेयर, पोल जैसे कि आईओ इवेंट्स, चेक जैसे कि सेट इमीडिएट फंक्शन, या फिर कोई भी क्लोज कॉलबैक। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपने देखी, ये सब हम डेवलपर यूज़ नहीं करते, हम जो बट द की फेसेस फॉर द डेवलपर्स आर टाइमर्स, जैसे कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, जो कि हमने अपने अनटॉकिंग जावास्क्रिप्ट कोड में देखा है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या होते हैं। उसके बाद कोई भी पोल, जैसे कि आईओ इवेंट, हम किसी फाइल के साथ काम कर रहे हैं या किसी नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी चेक, जैसे कि सेट इमीडिएट फंक्शन। उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू, जैसे कि प्रॉमिस। ये सारे जो आपने चार चीज़ें देखी, ये इवेंट लूप के फेसेस होते हैं।
चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि इवेंट लूप के फेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर हम npm init और हाइफन बाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो Node.js का पैकेज है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। और जैसे कि देख रहे हैं कि ये सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें एक कोई भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेंगे। मान लो हमने इसमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, ऑल्दो हम एक्सप्रेस को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है कि कम से कम एक डिपेंडेंसी तो होनी ही होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो npm i express मीन्स एक्सप्रेस डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारे यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स भी आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक फ़ाइल बनाऊंगा tut1.js, और हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की फ़ाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपने पैकेट.json में जाएंगे और यहाँ पर मेन में index.js की जगह मैं डाल दूंगा tut1.js। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर एक console.log लगाया सिंपल सा, जिसमें मैंने लिख दिया स्टार्ट। देन मान लो हमने एक सेट टाइम आउट लगाया जिसमें जो है डिले दिया 0 सेकंड का, मीन्स कोई डिले ही नहीं दिया। और इसमें भी मैंने एक console.log लगाया कि सेट टाइम आउट रन, एंड देन हमने एक console.log लगाया कि यहाँ पर एंड लिख दिया सबसे यहाँ। और इसके भी पहले हम यहाँ पर एक अपनी एक स्टार्ट स्क्रिप्ट बना लेंगे। यहाँ लिखूँगा मैं स्टार्ट और सिंपली मैं यहाँ दे दूँगा कि नोड tut1.js। फाइल को मैं सेव करूँगा और अब हम यहाँ पर npm start लिखेंगे जैसे ही, तो हमारा जो Node.js वाली जो tut1.js वाली फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें स्टार्ट देखने को मिला, उसके बाद एंड देखने को मिला, और जो सेट टाइम आउट रन है वो सबसे लास्ट में देखने को मिला। इवन दो हमने यहाँ पर कोई भी डिले नहीं दिया था, हमने 0 सेकेंड्स, जो कि अगर आप नॉर्मली देखें तो कोई टाइम होता ही नहीं है, तो इसको इमीडिएटली रन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो इस यहाँ पर हमें लॉग में स्टार्ट देखने को मिला, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले स्टार्ट देखने को मिला, देन हमें एंड देखने को मिला, उसके बाद हमारा जो सेट टाइम आउट वाला कॉल बैक था वो रन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं कि जब जैसे ही हमारा जो मेन थ्रेड है, जो मीन्स जो कि हमारा इवेंट लूप है, उसने कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, तो उसने देखा कि console.log है स्टार्ट, उसने ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उसने देखा कि ये जो है वो सेट टाइम आउट है। अब जो हमारा इवेंट लूप है वो ये नहीं देखेगा कि ये जो सेट टाइम आउट है उसमें 0 सेकेंड का डिले है या फिर 10 सेकेंड का डिले है। ये क्या करेगा, इस सेट टाइम आउट को ब्राउज़र एपीआई को दे देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स जितना भी टाइम है उतने टाइम में उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मीन्स इस कॉलबैक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्राउज़र एपीआई, बल्कि इस सेट टाइम आउट का जो भी डिले है उतने डिले के ख़त्म होने के बाद इसे मेन थ्रेड को दे देगा, और मीनवाइल ये हमारे console.log एंड को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद नीचे कोई भी कोड नहीं बचा है, तो उसके बाद जितने भी हमारे कॉलबैक्स होंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू होंगे। तो इसीलिए हमारा जो सेट टाइम आउट वाला कॉलबैक था वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके पहले भी ये जो सेट टाइम आउट वाला कॉलबैक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कॉलबैक है ये जाता है हमारे टास्क क्यू में। हमारे पास 2 क्यूज़ होती हैं, एक तो टास्क क्यू और एक माइक्रो टास्क क्यू। एक्चुअली इसको टास्क क्यू नहीं, इसको मैक्रो टास्क क्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो टास्क क्यू, और ये जो मैक्रो टास्क क्यू है उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे टाइमर्स हुए। ये जो टाइमर्स वाले जितने भी कॉलबैक्स होते हैं वो हमारे मैक्रो टास्क क्यू में आते हैं, और जितने भी कॉलबैक्स हमारे प्रॉमिस वाले होते हैं वो सारे कॉलबैक जो है वो माइक्रो टास्क क्यू में आते हैं। और जो प्रायोरिटी होती है वो माइक्रो टास्क क्यू को दी जाती है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस लगाऊं, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और मान लो मैंने इसमें वैल्यू दे दी कि प्रॉमिस रिजॉल्व सिंपल, और देन हमने डॉट देन इसमें ब्लॉक लगाया, जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को हमने एज इट इज़ console.log कर दिया, फाइल को सेव किया। कोड को जैसे ही हम रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले स्टार्ट देखने को मिला, उसके बाद हमें एंड देखने को मिला।
मीन्स हमें प्रॉमिस का जो कॉलबैक था वो देखने को नहीं मिला अभी तक। उसके बाद हमें प्रॉमिस रिजॉल्व देखने को मिला। देन सबसे लास्ट में हमें सेट टाइम आउट रन देखने को मिला। इवन तो हमने जो सेट टाइम आउट है वो प्रॉमिस के पहले दिया था, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो प्रोमिसेस के कॉलबैक्स होते हैं वो माइक्रो टास्क क्यू को दिए जाते हैं, और माइक्रो टास्क क्यू की जो प्रायोरिटी है वो मैक्रो टास्क क्यू से ज़्यादा होती है। मीन्स जैसे ही हमारा मेन थ्रेड चला, मीन्स इवेंट लूप चला, तो उसने स्टार्ट को प्रिंट किया, उसने देखा कि सेट टाइम आउट है, उसने सेट टाइम आउट को जो एपीआई थी ब्राउज़र एपीआई उसको दे दिया, क्योंकि जो सेट टाइम आउट है या जो प्रॉमिस है वो ब्राउज़र एपीआई का पार्ट होते हैं। उसके बाद जो उसने देखा कि प्रॉमिस है तो उसने प्रॉमिस को भी क्या किया, ब्राउज़र एपीआई को दे दिया। देन हमारा जो console.log एंड है उसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी डिले तो था नहीं, तो जो सेट टाइम आउट है उसका जो जैसे ही उसने ब्राउज़र एपीआई को दिया तो वो इमीडिएटली क्या हुआ कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गया। मीन्स इसका जो कॉल बैक है वो इमीडिएटली रेडी हो गया एग्जीक्यूट होने के लिए। और सिमिलरली जो प्रॉमिस है उसे हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डॉट देन ब्लॉक है वो भी इमीडिएटली रेडी हो गया। तो हुआ क्या, जैसे ही सेट टाइम आउट था वो चला गया हमारे इस मैक्रो टास्क क्यू में, और जो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व था वो माइक्रो टास्क क्यू में चला गया। देन इवेंट लूप चेक करेगा क्या माइक्रो टास्क क्यू या फिर मैक्रो टास्क क्यू में कोई भी टास्क पेंडिंग है क्या। सबसे पहले चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू, तो उसे माइक्रो टास्क क्यू में ये जो प्रॉमिस वाला कॉल बैक है ये देखने को मिलेगा जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन एट दी लास्ट वो देखेगा कि क्या माइक्रो टास्क क्यू में और कोई कॉल बैक है, तो उसे नहीं मिलेगा। देन क्या हुआ कि जो सेट टाइम आउट वाला कॉल बैक था वो उसे देखने को मिलेगा, और सेट टाइम आउट वाला कॉल बैक मैक्रो टास्क क्यू में देखने को मिलेगा, तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व पहले और सेट टाइम आउट रन बाद में देखने को मिलता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो माइक्रो टास्क क्यू होते हैं जिसमें प्रोमिसेस आते हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो मैक्रो टास्क क्यू से ज़्यादा होती है। इसलिए हमें जो प्रोमिसेस के कॉलबैक्स होते हैं वो सेट टाइम आउट से पहले देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ नॉन ब्लॉकिंग आईओ। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट, जैसे कि कोई भी रीडिंग या फिर राइटिंग फाइल्स या फिर कोई भी नेटवर्क के साथ काम करना या कोई भी डेटाबेस के साथ काम करना। इन मोस्ट लैंग्वेजेस आईओ जो है वो ब्लॉकिंग होता है। ये कोड को रोक देता है, वेट करता है फाइल या फिर डीबी के रिस्पॉन्स का, देन हमारा जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो Node.js है वो डिफरेंटली काम करती है। ये नॉन ब्लॉकिंग होती है, मीन्स ये वेट नहीं करती, ये ऑफलोड कर देती है। मीन्स ये हैवी टास्क को दे देती है जिसको लिव्यूबी लाइब्रेरी को, और बाकी का जो कोड है वो कंटिन्यू रन होता रहता है, और जो रिजल्ट होता है उसको बाद में हैंडल कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पर एक नॉर्मल txt फाइल बनाते हैं। मान लो मैंने लिखा फाइल डॉट txt, और इसमें मैंने मान लो कुछ भी दे दिया कि दिस इज नॉर्मल txt फाइल, और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस जो पूरा कोड है इसको कमेंट आउट ही कर दूँगा, और मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट कर दूँगा। या फिर एक काम करते हैं, ये स्टार्ट और एंड को कमेंट आउट नहीं करते हैं, यहाँ पर ऊपर में एक fs मॉड्यूल होता है इसको रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर, और यहाँ पर मैंने दे दिया fs जो कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा fs डॉट रीड फाइल, और इसमें मैं हमारा जो फाइल डॉट txt है इसको पास कर दूंगा, फाइल डॉट txt। देन इसमें हमें एक कॉल बैक पास करना होता है। मीन जैसे ही ये जो फाइल है रीड हो जाती है हमें कॉल बैक रन हो जाता है, मीन्स कॉल बैक रन होकर मिल जाता है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि फाइल रीड सक्सेसफुली। मैं जैसे ही फाइल को सेव करूँगा और कोड को रन करूँगा तो अगेन हमें जो स्टार्ट और एंड पहले देखने को मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में फाइल रीड सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। मीन्स हुआ क्या कि मान लो अगर ये जो फाइल है वो बहुत बड़ी फाइल होती तो हमारा कोड जो है वो स्टक कर जाता। अभी तो ये छोटी सी फाइल है, लेकिन अगर मान लो ये बहुत बड़ी फाइल होती तो हमारा कोड स्टक कर जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, हमें सबसे पहले स्टार्ट देखने को मिला। तो जैसे ही मेन थ्रेड ने देखा कि हम fs मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो इसने इसको ऑफलोड कर दिया libviewbie लाइब्रेरी को। तो उसके जो थ्रेड पूल्स होते हैं उनके द्वारा इस कोड को हैंडल किया जाएगा, और जैसे ही हमारा जो कोड है वो रीड कर लिया जाएगा तो हमारा जो कॉल बैक है उसको मैक्रो टास्क क्यू में भेज दिया जाएगा, जहाँ से इवेंट लूप इसको बाद में रन कर लेगा। और मीनवाइल हमें इसके पहले एंड कंसोल लॉग में देखने को मिल गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ जो है वो काम कैसे करता है।
तो स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट ने कोड किया fs रीड फाइल को, जो नोड है वो सेंड कर देगा रिक्वेस्ट libuv लाइब्रेरी को। जैसा मैंने बताया, libuv लाइब्रेरी रन्स द फाइल रीड इन थ्रेड पूल। जो थ्रेड पूल्स होते हैं वो फाइल को रीड करेंगे, और जैसे ही जो रीड करने का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो कॉल बैक है या फिर जो प्रॉमिस है वो चला जाएगा इवेंट लूप में, और जावास्क्रिप्ट प्रोसेस कर देगा उस रिजल्ट को जैसे ही राइट टाइम आता है। मीन्स जैसे ही जो इवेंट लूप है वो फ्री होता है, मीन्स हमारा जो बाकी का कोड है वो रन हो जाता है, तो वैसे ही हमारा जो कॉल बैक है वो रन हो जाएगा, और जो मेन थ्रेड है वो कभी वेट ही नहीं करेगा, और ये सुपर एफिशिएंट भी होता है। इसके बाद आता है कि थ्रेड पूल्स क्या होते हैं। नोड यूजेस 4 थ्रेड्स बाय डिफॉल्ट इन द थ्रेड पूल। जो libuv लाइब्रेरी के थ्रेड पूल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 4 थ्रेड पूल को यूज़ करता है नोड, जो कि यूज़ किए जाते हैं फाइल सिस्टम ऑपरेशन, जो अभी हमने देखा है fs लाइब्रेरी का यूज़ करके। अगर कोई क्रिप्टो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई कंप्रेशन कर रहे हैं, मीन्स हम किसी इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर किसी फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं, और कोई भी DNS का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब का यूज़ करने के लिए मीन्स हम इन सब के साथ जब भी काम करते हैं तो हमारे libuv लाइब्रेरी के थ्रेड पूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। दिस हैवी CPU टास्क रन इन थ्रेड पूल, और ये ब्लॉक नहीं करता हमारे मेन थ्रेड को। इसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्क ऑपरेशन, जैसे कोई HTTP रिक्वेस्ट या फिर कोई सॉकेट, अगर हम वेब सॉकेट का यूज़ कर रहे हैं तो ये थ्रेड पूल को यूज़ नहीं करते, ये मेन थ्रेड को भी यूज़ नहीं करते, ना ही ये थ्रेड पूल का यूज़ करते हैं, बल्कि दे रिलाई ऑन OS कर्नल और नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क APIs। जो नोड है वो सिर्फ वेट करता है इवेंट्स पर, ना कि रिजल्ट पर। मीन्स होता क्या है कि जैसे ही मान लो आपने कोई सर्वर बनाया, API बनाई, तो जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट आना मीन्स फ्रंट एंड ने बैक एंड को रिक्वेस्ट किया, तो ये इवेंट हुआ जो कि नोड हैंडल करेगा। उसके पहले का जो काम था वो OS कर्नल के द्वारा देखा जाएगा, उसके आगे का जो काम है जैसे कि कोड को एग्जीक्यूट करना, वो मेन थ्रेड के द्वारा देखा जाएगा, और अगर कोई हैवी टास्क आता है तो वो libuv लाइब्रेरी को दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो रिजल्ट है वो रेडी हो जाता है, उसका इवेंट आएगा, और अगेन आगे का जो काम है वो OS कर्नल के द्वारा देखा जाएगा और नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क APIs के द्वारा देखा जाएगा। इसके बाद आता है कि Node.js स्ट्रगल कब करता है। नोड इज़ बैड फॉर CPU हैवी टास्क, जैसे कि कोई इमेज प्रोसेस करना हो, कोई वीडियो की एनकोडिंग करनी हो, कोई कॉम्प्लेक्स लूप्स को रन करना हो, या फिर मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग करनी हो, क्योंकि दीज ब्लॉक द मेन थ्रेड, और जो कि ऐप को फ्रीज कर देते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्कर थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा चाइल्ड प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, और हमें रस्ट या फिर C++ के एड ऑन्स भी ऐड करने पड़ते हैं, और ऑफलोड टू बैकएंड सर्विसेज। इन सारे टास्क को हमें, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज की बैकएंड सर्विस है, उनको ऑफलोड कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये सारे टास्क जो होते हैं वो हैवी टास्क होते हैं, और हमारे Node.js के जो हमारा इवेंट लूप होता है, मेन थ्रेड होता है, उसको ब्लॉक करते हैं। तो हमने देखा जो इवेंट लूप है वो कंट्रोल करता है हमारे एसिंक एग्जीक्यूशन को, जो थ्रेड पूल है वो हैंडल करते हैं हैवी टास्क, जो नॉन ब्लॉकिंग IO है मीन्स Node.js कभी वेट नहीं करता। सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट, लेकिन बैकग्राउंड में और भी थ्रेड एग्जिस्ट करते हैं, और जो libuv लाइब्रेरी है वो पावर करती है एसिंक बिहेवियर को, जो कि C++ में लिखी गई है। तो ये था Node.js आर्किटेक्चर के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम Node.js के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।